बिहार विधानसभा चुनाव को इस बार क्या चिराग पासवान सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं? क्या चिराग बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं? ऐसा धमाका जो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। आज इन सवालों और उनके जवाबों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। पहले आपको बताते हैं कि इस बार बिहार चुनाव के प्रमुख किरदार कौन होने वाले हैं। देखा जाए तो बिहार में पिछले 30 साल से सत्ता और शक्ति की दो ही धुरी रही हैं, नीतीश कुमार बनाम लालू यादव या फिर नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के हाथों से सत्ता फिसल जाने और दूसरी ओर नीतीश कुमार की सीटों में गिरावट आने से गेम चेंज होने लगा। नीतीश कुमार की खराब तबीयत ने बिहार चुनाव में किरदारों की संख्या बढ़ा दी। एक किरदार तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच के 9 महीनों को छोड़कर जब उन्होंने अपने सहयोगी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज भी नीतीश कुमार अपनी तमाम बीमारियों और असहज बर्ताव के बावजूद बिहार चुनाव की लड़ाई के नंबर 1 किरदार बने हुए हैं। दूसरे किरदार तेजस्वी यादव हैं, जो विपक्ष के नेता हैं और अगर विपक्षी महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो यकीनन तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्यों नहीं किया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरे किरदार की बात कर लेते हैं तो इस रूप में आप सम्राट चौधरी को रख सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार में बीजेपी के सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं। हालांकि बीजेपी में किसी नेता की मोनोपोली नहीं होती है, बल्कि समय आने पर कोई अनजान चेहरा भी अचानक शिखर पर दिख जाता है। ओडिशा में मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसलिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां आज दिखने वाला चेहरा कल का भी चेहरा होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अब चौथे किरदार की बात करें तो वो पीके हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर। अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए वो बिहार के लोगों को जागृत कर रहे हैं, विचार मंथन के लिए उकसा रहे हैं। वो मौजूदा राजनीति से हटकर एक अलग राजनीति की बात कर रहे हैं। कैसे उनकी राजनीति का नुकसान तेजस्वी को भी उठाना पड़ सकता है और बीजेपी को, इसे हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इन चारों किरदारों के बीच एक पांचवें किरदार की बात कर लेते हैं, जो साइलेंटली इन सब घटनाओं पर बारीक नजर रखे हुए है, जो है तो केंद्र की राजनीति में, लेकिन उसकी नजर बिहार की राजनीति पर ज्यादा टिकी और लगी हुई है। और वो किरदार हैं मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, जो बिहार के कद्दावर दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। अब इन पांचों किरदारों में 4 तो बिहार की राजनीति में ही सक्रिय हैं। उनकी सारी गतिविधियां बिहार की राजनीति में ही समाई हुई हैं। वहीं चिराग पासवान भले बिहार से हैं, बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन उनकी राजनीति केंद्र की धुरी पर ही नाचती रही है। वैसे नीतीश कुमार यही मानते हैं कि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी 43 सीटों पर आ गई तो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने उनके ही खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे और लड़ाए थे। इससे चिराग को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति जरूर कमजोर हो गई। 2010 में बीजेपी के साथ ही गठबंधन में जिस नीतीश कुमार की पार्टी ने 110 सीटें जीत ली थी, वही नीतीश की पार्टी 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में 71 सीटों पर आई और 2020 में 43 सीटों पर। अब सवाल है कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? क्या इस बार उनका आंकड़ा 43 से ऊपर जाएगा? क्या चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ अपना बेहतर भविष्य बनाने, बल्कि बिहार की राजनीति की नई धुरी बनने के लिए ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे नीतीश की बची खुची जमा पूंजी खत्म हो जाए? हालांकि नीतीश कुमार जैसे चतुर राजनेता को पछाड़ना आसान काम नहीं है। एक बार संसद में लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि बाकी लोगों के तो मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत है। पेट वाली बात करके लालू यादव यही बताना चाहते थे कि नीतीश कुमार इतने घाघ नेता हैं कि उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे बड़ी राजनीतिक जादूगरी क्या होगी कि बिहार में तीसरे नंबर की जनाधार वाली पार्टी का नेता होकर भी नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार पर राज कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी जादूगरी ये है कि नीतीश कुमार अपने बूते सत्ता पाने की स्थिति में कभी नहीं रहे।
लेकिन उनकी सत्ता की पालकी को ढोने के लिए बीजेपी और आरजेडी जैसी परस्पर विरोधी पार्टियों में होड़ लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने बीजेपी को झटक दिया था। जिस लालू यादव के खिलाफ बिहार में नई राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, उसी लालू यादव से 20 साल बाद नीतीश ने गठबंधन भी किया। 2015 में नीतीश कुमार ने चुनाव जीता आरजेडी के साथ, लेकिन 2 साल बाद चले गए बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ ही 2020 का चुनाव जीते, लेकिन 2022 में फिर से आरजेडी के साथ चले गए। बीजेपी हो या आरजेडी, ये दल भले ही विधायकों के मामले में नीतीश कुमार के सीनियर पार्टनर हो, लेकिन सत्ता में जूनियर पार्टनर बनकर ही खुश हो जाते हैं। नीतीश कुमार की चतुर बुद्धि बहुत अच्छे से जानती है कि बीजेपी और आरजेडी कभी भी एक नहीं हो सकते। वो नदी के दो किनारों की तरह साथ साथ तो चल सकते हैं, लेकिन समानांतर ही। उनका मिलन नहीं हो सकता। उनका वोट गणित ऐसा है जिसमें एक साथ आने में बीजेपी को तो कम, लेकिन आरजेडी को बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए दोनों दल सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार की पालकी ढोते रहते हैं और इन दोनों पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी और दुविधा का भरपूर दोहन नीतीश कुमार करते रहते हैं। अब सवाल है कि 2025 में क्या होगा। नीतीश कुमार ने अपनी अस्वस्थता और बीमारी के बावजूद दावेदारी नहीं छोड़ी है, जबकि बीजेपी के कई नेता कई बार सम्मान के साथ नीतीश कुमार को इशारा कर चुके हैं कि चचा अब कहीं और का रास्ता देखो। जैसे गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। वहीं बीजेपी एक दूसरे नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने की मुद्रा में नहीं दिखते। जब वो 2022 में तेजस्वी के साथ गए थे तो कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अब जब वो बीजेपी के साथ हैं, उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही, वो कई बार अपनी चीजें भूल जाते हैं। उस वक्त भी वो भूलकर ये नहीं कहते कि अगला चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी 20 साल से बिहार का राज सुख भोग रहे नीतीश कुमार का मन अभी भी भरा नहीं है। यहीं से चिराग पासवान की कहानी शुरू होती है। मोटे तौर पर देखें तो चिराग की 3 सबसे बड़ी पहचान है। पहली पहचान है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, आर्टिकुलेट हैं, अच्छा बोलते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, युवा हैं। दूसरी पहचान है कि वो अपनी सारी निष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं। यहाँ तक कि जब उनकी पार्टी के 5 सांसदों के साथ उनके चाचा पशुपति पारस ने चिराग को पैदल कर दिया था और पारस को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, उस वक्त भी चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो अपना घाव सहलाते रहे, लेकिन उस घाव के लिए जब कभी मुंह खोला तो भी चाचा को ही कोसा, पीएम मोदी को नहीं। और उनकी दूसरी पहचान यही है कि वो खुद को मोदी का हनुमान मानते हैं। और तीसरी पहचान ये है कि नीतीश कुमार के लुटिया डुबोने वाले के रूप में उनकी ख्याति है 2020 के चुनाव के मद्देनजर। इसलिए ये सवाल है कि अब की बार चिराग पासवान क्या करेंगे। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखा गया तो फिर चिराग पासवान से शानदार रिकॉर्ड किसी का नहीं मिलेगा। उन्हें एनडीए में 5 सीटें लड़ने के लिए मिली थी और उन्होंने 5 की 5 सीटों पर विजय हासिल कर ली। जिस वक्त चाचा ने उनका गच्चा दिया था और बीजेपी ने भी चाचा का ही साथ दिया, उस वक्त भी चिराग पासवान ने जैसा राजनीतिक संयम दिखाया वो अद्भुत था। उसका इनाम चिराग को मिला भी। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लग सकता है कि चिराग उनके लिए एक भरोसेमंद चेहरा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहार की राजनीति आज भी पिछड़े और दलित तबकों में ही नेतृत्व की तलाश करती है। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो उसे भी किसी दलित या पिछड़े चेहरे को ही आगे करना होगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुशवाहा तबके से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे किया था। उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चुनाव में बीजेपी को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले। सम्राट चौधरी जिस कोयरी तबके से आते हैं, उसी तबके से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी से जोड़कर रखना पड़ा। वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन कोयरी वोट कितना महत्वपूर्ण है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा। इससे ये संदेश गया कि सम्राट चौधरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके बूते ही पूरे पिछड़े वर्ग की राजनीति को साधना आसान नहीं होगा। पिछड़ा तो छोड़िए, कोयरी वोट को ही साधना आसान नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति आरजेडी को निपटाने की होगी। बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि आरजेडी के पास आज भी मुसलमानों और यादवों के एक मुश्त वोट हैं। एक वक्त लालू के समय राजपूतों में भी आरजेडी का काफी प्रभाव था और दलितों में भी, खासकर मुसहरों में। लेकिन आज राजपूत भी छिटक चुके हैं और मुसहर भी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में
मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश से बिहार के यादवों को साधना आसान नहीं दिखता। बिहार में मुसलमानों के 18% वोट हैं और यादवों के 14%। इन 32% वोटों को माइनस कर दें तो बाकी बच्चे 68% वोटों पर बीजेपी की नजर है। वो वोट बिहार में बीजेपी के नेताओं के दम पर तो सधने से रहे। जाहिर है उसमें नीतीश कुमार की भी मदद लगेगी, जीतन राम मांझी की भी मदद लगेगी, जो सिर्फ एक सांसद होकर भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की भी मदद लगेगी और बेशक चिराग पासवान की भी मदद लगेगी। इन 68% वोटों में अपनी हिस्सेदारी की कीमत चिराग पासवान को अच्छे से पता है। चिराग पासवान तो फूंक फूंक कर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी खुलकर कह रही है कि चिराग पासवान खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बल्कि खबरें तो ऐसे भी आई कि चिराग की पार्टी चिराग के लिए कोई सुरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की तलाश भी कर रही है। खबर यह भी आ रही है कि चिराग पासवान का लक्ष्य 35 से 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का है। लोकसभा में उन्हें एनडीए ने लड़ने के लिए 5 सीटें दी थी। एक लोकसभा के अंतर्गत आमतौर पर 5 से 6 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं। इस हिसाब से 25 से 30 सीटों पर तो चिराग का स्वाभाविक दावा बनता है और वो 10 और सीटों पर अपना दावा पेश भी कर सकते हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार की काट में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो एनडीए के भीतर का हो। अब ये चेहरा ना जीतन राम मांझी हो सकते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। ये चेहरा बहुत हद तक चिराग पासवान ही हो सकते हैं। एक वक्त में बिहार की राजनीति में समाजवादी खेमे से 3 नेता बहुत प्रखरता के साथ उभरे थे: लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। लालू और नीतीश ने तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त कर ली, लेकिन अपने कद और तमाम राजनीतिक तकड़म के बावजूद रामविलास पासवान को यह पद नहीं मिला। वो केंद्र में जरूर 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह गया। अब सवाल है कि चिराग पासवान क्या अपने पिता की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए नई राजनीति की शुरुआत करेंगे और इसके लिए केंद्र में मंत्री पद को छोड़ने तक के लिए तैयार होंगे? इन सवालों का उत्तर पाने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन इन सबके बीच बिहार में एक नया प्लेयर आया है जिसका नाम है पीके यानी प्रशांत किशोर, जो कि जाति से ब्राह्मण है। बिहार की राजनीति अभी किसी सवर्ण के लिए उपजाऊ जमीन नहीं बन पाई है, लेकिन पीके की चुनावी रणनीति और एक बेहद साफ सुथरी राजनीति का वादा राजनीतिक दलों में बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। पीके से एक तरफ आरजेडी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की भी। अगर पीके मुसलमानों और यादवों को लुभाने के लिए उनमें अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी भी मजबूती ब्राह्मणों को उनकी तरफ खींच सकती है, यानी खतरा दोनों तरफ है। लेकिन पीके एक चुनावी रणनीतिकार अच्छे हैं या राजनीतिक पार्टी के नेता अच्छे हैं, ये भी इस विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल तो बिहार चुनाव में जिन पर बहुत नजर नहीं है, लेकिन वो चुनावी नजारे बदल सकते हैं, वो चेहरे 2 ही हैं। एक 42 साल के चिराग पासवान और दूसरे 48 साल के प्रशांत किशोर। बाकी तो बिहार के चुनाव नतीजे बताएंगे कि कई बार बदलाव लाने वाले बिहार में इस चुनाव से क्या बदलेगा। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।